सच का आईना बिहार से विधानसभा चुनाव 2020। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आगामी 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है बिहार में। हर 5 वर्ष पे चुनाव आते हैं, चाहे बात लोकसभा की जाए या बात विधानसभा की जाए। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज 21वीं सदी में भी बिहार की स्थिति बद से बदतर क्यों है। बिहार की स्थिति बद से बदतर होने में किसकी भूमिका है, कौन जिम्मेवार है, इन्हीं सब बातों पे बिंदुवार रूप से हम चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कारण जो है बिहार के पिछड़ेपन का, वो बिहार वासियों का बिहार के प्रति जो रूखापन व्यवहार है उसको देखा जा सकता है। मैंने स्पष्ट किया कि बिहार के युवाओं का, बिहार के वासियों का, बिहारियों का जो बिहार के प्रति रूखापन देखने को मिलता है, यह सबसे बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि बात की जाए बिहार में प्रति व्यक्ति आय की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बाढ़ प्रबंधन की, या फिर कहें तो रोजगार सृजन को लेकर के अन्य राज्यों पर निर्भर होने की, इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार जो हैं बिहार वासी हैं। अगर क्रमवार रूप से मैं बात रखना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं उन राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेवार ठहराऊंगा जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद ही उनका रवैया जो होता है बिहार के प्रति, बिहार वासियों के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। वर्तमान स्थिति की ही यदि बात कर लें तो छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 243 विधानसभा सीटों में से बहुमत की सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता होती है, उतनी सीटों पर वर्तमान में बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं उनके अंदर ये क्षमता नहीं दिख रही है कि वो अकेले अपने दम पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ लें, या अमूमन यूं कहें तो जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए उतनी सीटों पर भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल लगभग 144 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के, राजद को छोड़कर अन्य जितने भी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या अन्यत्र पार्टियां जितनी हैं, वो पूर्ण बहुमत की सीटों पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जो पूर्ण बहुमत की निर्धारित सीटें होती हैं उतने सीटों पर भी वो लड़ नहीं पा रही हैं। इसका कारण क्या है? क्या आप बिहार की जनता को हमेशा से ही जोड़ तोड़ और गठबंधन की सरकार ही देना चाहते हो? क्या आपके कार्यों में इतना दम नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने कार्यों के बिहाफ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने
के लिए खुद चुनाव लड़ो और 243 सीटों पे चुनाव लड़के अपने कार्यों के दम पे जीत कर आओ और जनता के बीच उनका विकास कार्य करो। क्या इतनी भी क्षमता आपके अंदर नहीं है? आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सभी माध्यम से आप देख रहे हो कि जितनी भी पार्टियां आ रही हैं, वर्तमान में तो स्थिति ये हो गई है कि बिहार में राजनीतिक दलों का अंबार सा लग गया है और एक होड़ सी मची हुई है हर किसी को मुख्यमंत्री घोषित करने की। जो पहले से स्थापित पार्टियां हैं, जो विगत कुछ वर्षों से शासन करती आ रही हैं, बात यदि जनता दल यूनाइटेड की जाए, पिछले 15 वर्षों से शासन कर रही है, या उससे पहले लालू यादव के शासनकाल को देखा जाए 15 वर्ष का कार्यकाल, यानी 30 वर्षों का कार्यकाल यदि हम बात करें, उससे पहले को हम छोड़ते हैं, 30 वर्षों के कार्यकाल को यदि देखते हैं तो इन 30 वर्षों में बिहार में क्या बदला है? क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त हुई है? क्या शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हुई है? हुई है तो कितनी हुई है? क्या नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? छात्रों की जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति है, क्या वह सही है? या चिकित्सा के क्षेत्र में जितने मरीज हैं उनके अकॉर्डिंग डॉक्टरों की संख्या कितनी है? हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं? मैं इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बना रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि बिहार में आज भी शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो बेस हैं वो सरकारी विद्यालय ही हैं। निजी संस्थान खुल रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति के पास इतनी आय नहीं है कि वो निजी संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ा सके। आखिर सरकारी विद्यालयों पर ही जब हमारे बच्चे निर्भर हैं, हमारे बिहार के बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी विद्यालयों पर ही निर्भर हैं, तो उसमें कोई सुधार क्यों नहीं देखने को मिलता है? इसका कारण है छोटे छोटे दलों का अभ्युदय होना, एक एक जाति को पकड़कर अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर लेना। और बड़ी विडंबना की बात है, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण बिहारवासी ही हैं। बिहारवासी इतने भोले हैं कि उनके छलावे में आसानी से आ जाते हैं। आप देख सकते हो तमाम दल, हम दो गठबंधन की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए में आपको जानकारी होगी जेडीयू और बीजेपी फ्रंट फुट पे आके खेल रही है, जबकि इनके साथ सहयोगी दल के रूप में जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए हैं। जीतन राम मांझी को सीट देने की जिम्मेवारी जेडीयू को मिली है, जबकि उनके साथ एलजेपी भी शामिल है। जो फिलहाल में अभी जो खबरें आ रही हैं, एलजेपी ने एक अलग हटके घोषणा किया है कि जहां जहां जेडीयू लड़ेगी वहां हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जहां जहां जेडीयू लड़ेगी वहां हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ये राजनीति का कौन सा ध्रुवीकरण है? आप एक तरफ गठबंधन छोड़ना भी नहीं चाहते हो, दूसरी तरफ गठबंधन का जो साथी है जेडीयू, उसके खिलाफ प्रत्याशी भी उतारना चाहते हो। इसमें नुकसान किसको है? जोड़ तोड़ की यदि सरकार बनती है, अमूमन 2 साल 2.5 साल के अंदर पुनः सरकार गिरती है, किसी दूसरे के साथ गठबंधन होता है, फिर से सरकार बनती है, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान आम जनता का है। इससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि बिहार के जितने भी नेता हैं वर्तमान में वो आम जनमानस के लिए केवल सोचते तो हैं, लेकिन कागजों तक सीमित हैं। वो
कागजी बातें कर दी जाती हैं, उसे मीडिया में पेश कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है, मोटी रकम देकर उसका विज्ञापन छपवा दिया जाता है, लेकिन वह योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यदि प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए बिहार में यदि प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 2019-20 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 5,399 रुपए की वृद्धि तो देखने को मिली है। 5,399 रुपए की वृद्धि देखने को मिली है। वर्तमान मूल्य क्या था? 42,242 रुपए, जिसे बढ़ाकर 47,641 रुपए किया गया, यानी 5,399 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये आंकड़ों के अनुसार है, जो आंकड़े हमें मीडिया के थ्रू या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये आंकड़े हैं। लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय को आपने बढ़ोतरी के रूप में दर्शा दिया, लेकिन जैसे ही विकास कार्यों में आपको पैसे खर्च करने के लिए कोष की बात की जाती है तो सीधे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू यह कहते हुए कई मंच से नजर आ चुके हैं कि हमारे पास उतना कोष ही नहीं है जिससे हम विकास कार्यों के ऊपर पैसा खर्च कर सकें। इसी मुद्दे को लेकर के पिछले चुनावों में नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये बातें उठाते रहते हैं, लेकिन यह विशेष राज्य का दर्जा मिले यह बातें तभी तक देखी जाती हैं जब तक चुनाव का माहौल चलता रहता है। जैसे ही चुनाव का माहौल समाप्त होता है, विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। दूसरे तरफ यदि इस प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति की आय जो है आपने 5,000 तकरीबन बढ़ोतरी तो दर्शा दी, लेकिन इस मामले में हमारा बिहार प्रदेश जो है झारखंड से भी पीछे है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार जो है झारखंड से भी पीछे है। इसका वास्तविक कारण क्या है? जो हमारे स्थानीय उद्योग हैं, जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं, उनको कोई उचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती है। बात की जाए, हमने आंकड़ों के अनुसार भी देखा है या अपने बुजुर्गों के मुख से भी सुना है कि जो डालमिया की फैक्ट्री डेयरी ऑन सोन में है स्थित, इसके बंद होने के पीछे यही कारण था कि गवर्नमेंट जो थी वो उनको उचित व्यवस्थाएं मुहैया नहीं करा पा रही थी। अब इन सभी मुद्दों पे जब आप चर्चा करने बैठते हो, विकास कार्यों पे चर्चा करने बैठते हो, जब चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पे यदि आप सवाल खड़ा करते हो बिहार प्रदेश के ऊपर, तो सामने एक और भी बातें उभर करके आती हैं। अमूमन राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा कहा जाता है कि बाढ़ जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का। बिहार में जो विकास कार्य होते हैं उसमें बाधा पहुंचाने का बड़ा कारण बाढ़ है। ठीक है, हम मानते भी हैं बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है और हिमालय से चलकर बहुतेरी नदियां नेपाल से होते हुए बिहार तक आती हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन क्या केवल इस बात को कह देने से कि हिमालय से चलकर बहुतेरी नदियां नेपाल से होते हुए बिहार तक आती हैं और प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बिहार के 17-18 जिले जो होते हैं तबाह हो जाते हैं, वहाँ का रहन सहन का स्तर बिगड़ जाता है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं संचालित हो पाती हैं और ठप हो जाती हैं। यह सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये समस्या आज से नहीं है, वर्तमान से नहीं है, यह समस्या काफ़ी पहले से है।
तो क्या बाढ़ प्रबंधन के लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वहन हम नहीं कर सकते हैं? बाढ़ प्रबंधन की जो जरूरी चीज़ें हैं वो उसको हम नहीं कर सकते हैं? नहरों को नदियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध हम नहीं बना सकते हैं? नदियों के पानी को जल प्रपात में नहीं गिरा सकते हैं? तो इन सभी चीज़ों पे काम करके अगर हम चाहें काफ़ी हद तक तो बाढ़ प्रबंधन कर सकते हैं, बाढ़ पे रोक लगा सकते हैं। ये चूंकि प्राकृतिक आपदा है, किसी इंसान के बस की चीज़ नहीं है कि उसे रोक सके, लेकिन काफ़ी हद तक यदि हम बाढ़ आने के पूर्व खुद को मजबूत कर लेते हैं, अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। बहुतेरे क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन उनकी सुधि, उनकी जानकारी तब ली जाती है जब बाढ़ की विभीषिका की चपेट में वे गांव, वे क्षेत्र आ जाते हैं। तो बाढ़ प्रबंधन के ऊपर कोई उचित एक्शन किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा देखने को क्यों नहीं मिलता है? उसके आगे यदि बात की जाए, हम शिक्षा की ही बात कर रहे थे, तो शिक्षा में वर्तमान में भी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे 1 से 8 तक के चलने वाले स्कूल हैं, वहाँ भवन काफ़ी जर्जर देखने को मिलते हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं होती, पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता, और जो शौचालय बनाए गए हैं बच्चे एवं बच्चियों के लिए ताकि वो खुले में शौच न करें स्कूल जाने के दौरान, उस पे भी किसी व्यक्ति के द्वारा ताला जड़ दिया जाता है। यानी शौचालय पे भी कब्जा, कह सकते हैं कि शौचालय के ऊपर भी कब्जा देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें छात्र और शिक्षकों की संख्या का आंकड़ा क्या है, हमारे बिहार प्रदेश में छात्र और शिक्षकों के संख्या का आंकड़ा क्या है? प्राथमिक विद्यालय में जितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है, उन शिक्षकों की तुलना में 37.3% कम शिक्षक हैं। हमें जितने शिक्षकों की आवश्यकता 1 से 8 तक के विद्यालय को संचालित करने के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, उन शिक्षकों की संख्या में 37.3% की कमी देखने को मिलती है। अब बताइए कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक कक्षा के छात्रों की संख्या काफ़ी अत्यधिक हो और उसे पढ़ाने के लिए अमूमन 1 या 2 टीचर हों, तो किस प्रकार से सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? प्रश्न खड़ा होता है। उसके बाद शिक्षकों की कुछ बहालियां ऐसी भी देखने को मिली जिसमें घूस लेकर भ्रष्टाचार के द्वारा वो बहालियां देखने को मिली, और वो शिक्षक जो होते हैं वो पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में जीरो होते हैं। बिहार के कई हिस्सों में आपने समय समय पर ऐसे कई तस्वीरें आपने देखा होगा। उन तस्वीरों से ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वो शिक्षक कितने गुणवत्तापूर्ण हैं, कितने गुणी हैं, कितने गुणवान हैं। जब वो स्वयं गुणवान नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? किसी भी भवन के निर्माण के लिए, भवन की मजबूती के लिए उसके नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और बिहार में मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि शिक्षा के लिए ज़्यादातर लोग सरकारी संस्थानों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि उनकी उतनी आय नहीं है, प्रति व्यक्ति उतनी आय नहीं है कि लोग अपने बच्चों को निजी संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा के लिए भेज सकें। तो जब हमारा नींव यानी प्राथमिक शिक्षा ही कमज़ोर है तो आगे की राह हम कैसे तय करेंगे?
उसके बाद यदि बात की जाए महिलाओं की, तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी नगण्य देखने को मिलती है। वर्तमान की ही बात की जाए, यदि हम वर्तमान की बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी एक शिक्षित महिला वर्तमान में खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करती हैं और बिहार के कोने कोने में वो दौरा कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं। उनका बायोडाटा सुनने से, देखने से पता चलता है, या उनके बात करने की शैली से ये जानकारी मिलती है कि वो काफ़ी शिक्षित हैं। लेकिन जो विजन वो बिहार में लेकर आ रही हैं, बिहार वासियों के लिए लेकर आ रही हैं, क्या वह विजन बिहार वासी समझ पाएंगे? क्योंकि जिन्हें इस इलेक्ट्रिसिटी के युग में, बिजली के युग में भी लालटेन जलाने का सपना दिखाया जाता है, वो क्या उस विजन को समझ पाएंगे? क्या महिलाएं घरों से बाहर निकलकर उन्हें समझ पाएंगी? उनके बातचीत का जो स्तर है, उस बातचीत के स्तर को क्या पुष्पम प्रिया चौधरी वो आम जनमानस के बीच तालमेल बिठा पाएंगी? ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि कितना। लेकिन महिलाओं की भूमिका नगण्य है। नगण्य इसलिए है क्योंकि एक मानसिक धारणा आज भी हमारे बिहार में व्याप्त है कि महिलाएं, बच्चियां जो होती हैं चूल्हा चौका के लिए बनी हैं। उनका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उन्हें स्वच्छंद अपने कार्यों को करने के लिए छोड़ा नहीं जाता। बहुतेरे क्षेत्रों में अधिकाधिक परसेंटेज ये देखने को मिलता है। जब तक महिलाएं अपने मौलिक कर्तव्यों को समझेंगी नहीं, बाहर नहीं निकलेंगी, समाज में लोगों के बीच नहीं बैठेंगी, या यूं कहें कि सीधे तौर पर राजनीति में भागीदारी नहीं लाएंगी, तो जो महिला उत्पीड़न देखने को मिलता है वो बंद नहीं हो सकता। और जब तक महिलाएं पुरुष के कंधों से कंधा मिला करके कार्य नहीं करेंगी, हमारा बिहार पीछे ही रहेगा। पिछड़ेपन का वास्तविक कारण यह भी है। अब आ जाते हैं वर्तमान में जो राजनीतिक परिवेश चल रहे हैं। दलों का अंबार सा लग गया है। इतने दल आपको वर्तमान में बिहार में देखने को मिलेंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसे हम वोट करें। आगामी 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होना है, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास न वर्तमान में अभी कोई एजेंडा बन पाया है, न उनका मैनिफेस्टो घोषित हो पाया है। यदि बात की जाए तो जैसा हमें ज्ञात हुआ अन्य माध्यमों से, पप्पू यादव ने अपना मैनिफेस्टो बहुत पहले ही जारी कर दिया था, अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया था। वर्तमान की जो सत्तासीन पार्टी है, जो गठबंधन है, एनडीए या महागठबंधन, इन सब में आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की बात करें, जिसमें राजद बड़े भाई की भूमिका निभा रहा था, लीड कर रहा था, उसे छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, जीतन राम मांझी जाते हैं, वीआईपी के मुकेश साहनी चले जाते हैं। मुद्दा क्या है? तो सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई, उचित सम्मान का हवाला देकर लड़ाई। दूसरी तरफ भी एनडीए में भी कुछ ऐसी ही बातें देखने को मिलती हैं। एलजेपी और जेडीयू का विवाद, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी उदारता, इन्हीं सब उधेड़ बुन में बिहार की राजनीति वर्तमान में फंसी हुई है। इन दो बड़े दलों के अलावा, बड़े गठबंधनों के अलावा भी अन्य गठबंधन देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे। उपेंद्र कुशवाहा अलग होते हैं महागठबंधन से, और वो बीएसपी के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ में
और अन्य छोटे दलों को साध कर एक नया मोर्चे का गठन करते हैं, जिसे वो तीसरा मोर्चा कहते हैं। और सीधे तौर पे कहते हैं कि लालू यादव के 15 साल का जंगल राज और नीतीश कुमार का कुशासन 15 वर्ष, इन 30 वर्षों को जनता नकारेगी और हमें बहुमत में लाकर सरकार बनाने में जनता मदद करेगी। लेकिन क्या किसी राजनीतिक दल के पास जनता के लिए विजन है? हवाई बातें तो कोई कर सकता है। हवाई बातें, जैसे मैंने अभी एक नाम लिया, कुछ ऐसे भी दल हैं, कुछ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं तथाकथित, वो तत्काल पैसे के दम पे पूरे बिहार प्रदेश में विज्ञापन लगा करके अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से खुद को तत्काल मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। लेकिन धरातल पर उतरकर जनता के बीच जाना कोई पसंद नहीं करता, जनता के तकलीफों को सुनना कोई पसंद नहीं करता। स्वास्थ्य की ही हम चर्चा कर रहे थे। एक आंकड़े के अनुसार कोविड-19 का जो लॉकडाउन का जो दौर चल रहा था, उस दौरान हमने एक आंकड़ा देखा था जिसमें बताया गया था कि बिहार में 10,000 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर है। अब सोचिए, एक डॉक्टर 10,000 मरीजों का इलाज करे। बड़े अस्पतालों की यदि बात की जाए, PMCH, NMCH जो पटना में है, भागलपुर में कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बिहार में अन्य बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। वो भी हैं तो बहुतेरे समय देखा गया है, यदि पटना में थोड़ी सी बारिश होती है तो बारिश का पानी जो होता है अस्पताल के वार्डों तक, बेड तक पहुंच जाता है, देखने को मिलता है। सोचिए कितनी दुर्दांत स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति। जिस अस्पताल को हम गुणवत्तापूर्ण बता रहे हैं वहां ये स्थिति है। कुछ ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, प्रसव के दौरान बच्चे को कुत्ता उठाकर ले जाता है अस्पताल के अंदर से। सोचिए कितनी अव्यवस्थाएं हैं। और इन सब के बावजूद इसको दूर न करके राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी रोटी सेकने के चक्कर में पड़ी हैं। अब इसका है, उसका एक रेशियो फिक्स है, उस रेशियो में यदि मतदान होता है तो सरकार बननी है। तो क्या यह संभव है कि बिहार की समस्त जनता जो है मतदान का बहिष्कार करे? पॉसिबल नहीं। हाँ, इतना पॉसिबल जरूर है कि आपके क्षेत्रों में जो भी आपके जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी वोट मांगने के लिए, मत मांगने के लिए आपके बीच आते हैं, तो आप वहां उनसे डिबेट कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जो वर्तमान में सत्तासीन थे आपके क्षेत्रों में या विधानसभा चुनाव में भावी विधायक बनने की आकांक्षा लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं, आप उनसे सवाल खड़ा करिए कि आप अपने विधानसभा में शिक्षा के स्तर पर क्या क्या कार्य किए, स्वास्थ्य के अच्छा स्तर पर क्या क्या कार्य किए, आय को बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए आपने क्या क्या कार्य किया, स्वच्छता के लिए आपने क्या क्या कार्य किया, जागरूकता के लिए आपने क्या क्या कार्य किया। यदि अपने अपने विधानसभा के जनप्रतिनिधियों, प्रत्याशियों से जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर देते हो, तो हमें लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियों का, छोटे छोटे दलों का, जातिगत दलों का जो अंबार देखने को आपको मिल रहा है, ये अंबार जो है शायद भविष्य में देखने को न मिले। मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि पूर्ण बहुमत के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता होती है 243 विधानसभा सीटों में से, उतनी सीटों पर भी कोई पार्टी अकेले लड़ने का दम नहीं रखती है, क्षमता नहीं रखती है।
क्या ऐसा अभ्युदय देखने को नहीं मिलेगा जब हमारी बिहार की जनता किसी ऐसे पार्टी को वोट करे जिस पार्टी में वास्तव में दमखम है, जो पार्टी वास्तव में लोगों के लिए सोचती है, जनमानस के लिए सोचती है, उनकी भलाई के लिए सोचती है, शिक्षा के लिए सोचती है, बाढ़ प्रबंधन के लिए सोचती है, रोजगार के लिए सोचती है, स्वास्थ्य के लिए सोचती है। क्या ऐसा कोई दल भविष्य में उसका अभ्युदय नहीं होगा? क्या हम बिहारी हर बार खुद को मतदान के बाद ठगे हुए महसूस करते हुए नजर आएंगे? अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगामी 2020 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार बनती है। दावे तो सब मजबूत लेकर आ रहे हैं, सबका कहना ये है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं सुचारू रूप से बिहार को संचालित करूंगा। यह दावे कितने सफल साबित होते हैं, यह देखने वाली बातें होंगी। जाते जाते आपसे एक ही निवेदन करूंगा, एक ही आग्रह करूंगा, अपितु यह जो लाइव प्रोग्राम था मेरा, यह लाइव प्रोग्राम आपको मतदान के लिए जागरूक करना था। तो इस दौरान मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिसको भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करेंगे, वोट करेंगे, जिसे चुनने की इच्छा आपके अंदर है, तो आप उनसे सवाल जरूर पूछिए। जब वो वोट मांगने के लिए आपके क्षेत्रों में आते हैं, आपके दरवाजे तक आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, तो आप उनसे सवाल जरूर पूछिए। यदि पहले से सत्तासीन प्रत्याशी हैं उनसे भी, या जो भावी विधायक बनने की आकांक्षा लेकर आ रहे हैं उनसे भी, कि बिहार प्रदेश में या हमारे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, बाढ़ प्रबंधन को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप कौन कौन से उपाय करेंगे, कैसे इन सभी कमियों को दुरुस्त करेंगे। यदि आप आश्वासन देते हैं तो उस आश्वासन को कैसे पूरा करेंगे। ये प्रश्न जिस दिन आप करने लगेंगे, मैं दावे के साथ भरोसा दिलाता हूं कि बिहार में एक अच्छी सरकार आएगी, एक नए सवेरे का अभ्युदय होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे वर्तमान स्थिति बनी हुई है, अनगिनत दल जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो दल दीमक की तरह हम सभी बिहार वासियों को चाट चाट कर खत्म कर देंगे। वोट जरूर करें, अच्छे को चुनें जो आपके सुख और दुख में साथ देता है, सहयोग देता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।